हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में अपने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और उस साम्राज्य का नाम था मुगल साम्राज्य। मुगल कहाँ से आए थे? तो उज्बेकिस्तान के क्षेत्र से आए थे और भारत पर आकर के उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। और वह साम्राज्य इतना बड़ा था कि जितना लगता था कि शायद अशोक के काल में विस्तृत हुआ हो। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि मुगल थे तो सुन्नी मुसलमान, और सुन्नी मुसलमानों के लिए एक बहुत आवश्यक होता है हज करना या हज की यात्रा करना, यानी मक्का मदीना जाना, जो वर्तमान में सऊदी अरबिया में है। लेकिन जब मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं वहां तक एक दिलचस्प तथ्य उभर करके सामने आता है कि मुगल शासक चाहे कोई भी हो, बाबर हो, हुमायूं तो फिर भी सफाविद साम्राज्य तक गया भी, जहां आप ईरान वर्तमान में देखते हैं वहां हुमायूं कुछ दिनों के लिए गया भी था। लेकिन अन्य किसी शासकों को हम नहीं सुनते हैं वह मक्का और मदीना की यात्रा पर गए होंगे। क्या इसका मतलब यह माने कि मक्का और मदीना की मान्यता मुगल शासकों द्वारा नहीं दी जाती थी, या कुछ और कारण रहा होगा? क्योंकि वर्तमान समय तक भी हम देखते हैं अगर कोई सच्चा मुसलमान है उसके जीवन में एक बार हज करना अनिवार्य माना जाता है। और हज करने का मतलब है कि जहां पवित्र मक्का मदीना है, जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कर्मस्थली रही थी, वहां की यात्रा करना आवश्यक है। अब अगर इतिहास का विश्लेषण करते हैं, जो कि विभिन्न किताबों के माध्यम से ही करने का मौका मिलता है, तो इसके पीछे कई कारण दिए जाते हैं। यह निश्चित रूप से तय है, यह एक धार्मिक कारण नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी शासक, मुगल शासक धार्मिक नहीं थे और अपने उस धर्म स्थल की यात्रा नहीं करना चाहते थे, या उनको हज करने की याद नहीं आती थी, या मक्का मदीना के लिए वो कोई प्रयास नहीं करते थे। यह तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि शायद कुछ इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण रहे होंगे। सामाजिक कारण तो फिर भी है, लेकिन मूलतः राजनीतिक और सुरक्षा के कारण रहे होंगे। इसके लिए मैंने, वैसे तो एक पक्षीय हो जाता अगर मैं यह कहता कि वहाँ जो मक्का मदीना है वहाँ सफाविद साम्राज्य के पैरेलल एक बहुत बड़े साम्राज्य का विकास हुआ था, जिसको हम ओटोमन साम्राज्य या उस्मानिया साम्राज्य कहते हैं। और उस्मानिया साम्राज्य के अधीन मुगल शासक यात्रा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब भी हम धर्मस्थल की बात करते हैं वहाँ किसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ धर्मस्थल नहीं होता है। धर्मस्थल पर बेशक किसी साम्राज्य का कब्जा रहा हो, लेकिन धर्मस्थल आमतौर पर स्वतंत्र होते हैं। केवल एक कारण तो नहीं होगा, जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि शायद यह इसी कारण से मुगल शासक नहीं जाते थे मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए, क्योंकि वहां पर ओटोमन साम्राज्य का विस्तार था। ओटोमन यानी उस्मानिया साम्राज्य का विस्तार था, और उस्मानिया साम्राज्य खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, खास करके जब वो खलीफा की विरासत को धारण करते थे। और खुद मुगल शासक भी जब शहंशाह की उपाधि लेते थे तो एक तरह से वो खलीफा के समानांतर ही अपनी उपाधि दिखा रहे होते थे। तो हो सकता है कि यह लगे कि दूसरे राज्य में हम कैसे जाएं, क्या हमें वह मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक अनदर थिंग है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे विचार से इसके लिए 5 व्यवहारिक कारण हो सकते हैं। एक एक कारण को देखेंगे और देखते हैं कि क्या इसका सही कारण हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है, अगर इस पोस्टर को आप देखें तो पहला कारण जो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है वह है कि इस मुगल शासकों के लिए उत्तराधिकार के कोई निश्चित नियम नहीं थे। ना तो ज्येष्ठ उत्तराधिकार का सिद्धांत था, और ना ही यह सिद्धांत था कि अगर कोई राजा बन गया तो वह ताउम्र राजा रहेगा। शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त की जाती थी। चाहे जितने भी शासक हैं, चाहे बाबर है, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हर जगह देखेंगे शक्ति का प्रयोग होता रहा था। अब केवल पुत्रों में ही नहीं होता था, बल्कि जो अधिकारी हुआ करते थे उनमें भी एक प्रतिद्वंदता होती थी। हो सकता है कि जो उत्तराधिकारी हो या छोटे उत्तराधिकारी हो उनमें भी एक प्रतिद्वंदता दिखाई देगी। जैसा आप शाहजहां के काल में देखिए कि दानियाल को बनाने के लिए शाहजहां को दरकिनार करने की कोशिश की गई थी। हुमायूं को देखिए कि हुमायूं के काल में उनके भाइयों के द्वारा कैसे षड्यंत्र किए गए थे। अकबर के समय देखिए मिर्जा हाकिम है, या जो बदायूं वगैरह के आसपास के मिर्जा थे उनकी स्थिति को देखिए। तो कोई भी मुगल शासक इस स्थिति में तो नहीं पड़ना चाहेगा कि सालों तक हम साम्राज्य से बाहर रहें, अपने ही क्षेत्र से बाहर रहें, और फिर आए तो पता चला साम्राज्य ही नहीं रहा। एक बहुत बड़ा फैक्टर यही था
जिसकी वजह से जो उत्तराधिकार का संघर्ष है या उत्तराधिकार के होने की संभावना या राजनीतिक स्थिरता का डर या साम्राज्य छीनने की संभावना, गद्दी छीनने की संभावना थी, जिसकी वजह से कोई भी मुगल शासक इतने लंबे समय तक तो बाहर नहीं रहना चाहेगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी था, अगर मुगल चाहते होंगे कि मैं हज की यात्रा पर जाऊं तो तब भी उनको व्यवहारिक तौर पर जाने इसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो एक और व्यवहारिक है, उस पर भी आएंगे कि उस्मानिया साम्राज्य कैसे कंट्रोल करता था इस क्षेत्र को। एक दूसरी व्यवहारिक समस्या यह थी पुर्तगालियों का समुद्री नियंत्रण और सुरक्षा का खतरा। अब देखिए, यह है मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य से अगर हमें अरब क्षेत्र में जाना है तो हमें उन क्षेत्र से जाना पड़ेगा जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में है। उस्मानिया साम्राज्य तो फिर भी ठीक है, भाई भाई हैं, दोनों मुसलमान हैं तो चलो फिर भी एक तरह से भाई बंधु बन जाए। लेकिन पुर्तगालियों के द्वारा जो जिस प्रकार से हिंद महासागर में कंट्रोल किया गया था, उसको पार पाना तब तक लोगों के लिए संभव नहीं होता जब तक कि वह कार्तेज सिस्टम से ना गुजरे। यानी एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था जो पुर्तगालियों के द्वारा लिया जाता था, और अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उसके जहाज को आर्मेडा सिस्टम से आर्मेडा नामक एक सशस्त्र जहाज होता था उससे डुबा दिया जाता था। अब यहां पर समस्या ये है, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर हिंद महासागर में कोई भी जहाज जाएगा तो बिना, या अरब सागर में कोई जहाज जाएगा तो बिना कार्तेज चुकाए नहीं जा सकता है, चाहे वो मुगलों का ही जहाज क्यों ना हो। अब समस्या ये थी कि अगर मुगल शासक यहां से निकलते और यहां अरब क्षेत्र में आना है तो उनको पुर्तगालियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र से गुजरना पड़ता, और यह एक बहुत बड़ा खतरा था जिससे कि कभी मुगल शासक इसको डिनाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुगलों की जो सैन्य शक्ति है वह जमीन पर जितनी मजबूत थी उतनी ही कमजोर सामुद्रिक शक्ति थी। पुर्तगालियों से जूझना तो वाकई मुश्किल था, और कोई भी मुगल शासक यह रिस्क तो नहीं लेगा कि पुर्तगाली क्षेत्र से होकर के जाए और फिर आए। अगर यहां पर कुछ मिसटेक हैपनिंग होता तो शायद मुगल शासक फिर उसको सरवाइव नहीं कर पाते, ऐसा भय बना हुआ हो सकता है इनके अंदर। इसलिए भी मुगल शासक जनरली समुद्रिक यात्रा से बचना चाहते थे। वैसे भी उनको बहुत समुद्र का यात्रा का अनुभव था नहीं, क्योंकि मध्य एशिया की तरफ से आए थे जहां समुद्र के बारे में बहुत पहचान उनकी नहीं थी। ये देखो, ये पूरा का पूरा एरिया हिंद महासागर किसके कंट्रोल में था? तो पुर्तगालियों के कंट्रोल में हुआ करता था। कोई भी मुगल शासक नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुगलों का एक बहुत फेमस बंदरगाह था जिसको हम कहते हैं सूरत बंदरगाह। सूरत बंदरगाह को अगर हम देखें, इसको कहा जाता था बाबुल मक्का। यहां से जाते थे, हर तरफ जाते थे व्यापार करने के लिए जहाज। लेकिन मुगल शासक अगर निकलते तो यहां इनको आना पड़ता, यहां पर आना पड़ता, जो कि पुर्तगालियों के अधीन था। एक मेजर कारण तो यह भी होगा जो नहीं जाने के लिए तैयार होंगे। अब देखिए, एक समस्या यह भी है जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी। यह समस्या है कि मुगलों के राजनीतिक संबंध। अगर मुगलों की स्थापना को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मुगलों की स्थापना वहां होती है जहां उज्बेक साम्राज्य था। ये वाला जो एरिया है ये उज्बेक साम्राज्य है, ये वाला। ये उज्बेक क्षेत्र में ही, यहां फरगना के आसपास कहीं पर थे। ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया देखते हैं ये ओटोमन साम्राज्य है, और ये जो रेड वाला देखते हैं ये सफाविद साम्राज्य है। इसी में बहुत छोटे से क्षेत्र में फरगना का क्षेत्र है, वहां पर मुगलों का उत्थान होता है, और जो उज्बेकों के अधीन ही हुआ करता था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान। अब आगे चल करके जब मुगल यहां से आगे बढ़ करके काबुल आ जाते हैं, यानी अफगानिस्तान के क्षेत्र में आ जाते हैं, यहां काबुल और कंधार को ऑक्युपाई करते हैं यहां से निकल करके, तो फिर उन्होंने शहंशाह की उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण की। सिर्फ इसलिए हम यह बता सकें कि अब हम नए क्षेत्र में हैं, यहां और यहां पर हैं, और हम इसके समानांतर हैं। लेकिन कभी भी ओटोमन साम्राज्य ने बराबरी का दर्जा तो नहीं दिया मुगलों को। वो मानते थे कि मैं खलीफा का प्रतिनिधि हूं, मुगल भले कोई भी उपाधि धारण कर ले, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अब एक समस्या तो ये थी कि भाई समानता का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वह प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह समस्या यहां बनी हुई थी। इसलिए भी मुगल निकल करके यहां नहीं आना चाहते थे, यहां नहीं आना चाहते थे, ताकि वह ऐसी किसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बच सके कि दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, पता नहीं चला कि क्या प्रोटोकॉल मिला नहीं मिला। और मुगल खुद को, अब चूंकि अब भले शुरुआत में बहुत छोटे क्षेत्र पर रहे होंगे, लेकिन अब तो वो बड़े क्षेत्र का स्वामी है।
तो हो सकता है कि उसको बहुत यहां नहीं मिल रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक कारण है कि दूरी और यात्रा की बहुत अधिक कठिनाई थी। दूरी का मतलब आप समझिए कि अगर हम यहां से चलते हैं, सूरत बंदरगाह से चलते हैं, जिसको बाबुल मक्का कहा जाता है, लगभग लगभग साल से 1.5 साल का समय लग जाता था इस यात्रा में। इस वजह से भी शायद मुगल इतने लंबे समय तक बाहर नहीं रहना चाहेंगे। बहुत कठिन रास्ता था, समुद्री मार्ग से जाना भी कठिन था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी, तूफान आते थे, जहाज डूब सकता था, बीमारियां फैल सकती थी। कोई भी मुगल शासक रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके बदले उसने क्या किया, अपने यहां ही बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाने की कोशिश की। हाँ, मुगलों ने इसका क्या विकल्प निकाला? मुगलों ने एक विकल्प निकाला कि खुद तो नहीं गए, लेकिन परिवार की महिलाओं को जरूर भेजा। इन 4 महिलाओं में देखेंगे तो सिर्फ जोधाबाई या हरकाबाई को छोड़ दिया जाए तो बाकी गुलबदन बेगम है, चाहे जहां आरा बेगम है, अब बाद में नूरजहां के बारे में भी माना जाता है, हालांकि अस्पष्ट सूचना है कि उन्होंने हज की यात्रा की हुई थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, मुगलों ने किया कि राज्य को एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, मतलब राज्य ऐसा बना दिया कि हज यात्रा को स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के रूप में तब्दील कर दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर महिलाओं को या यहाँ के जो लोग थे, यानी सामान्य लोग थे जो हज की यात्रा पर जाना चाहते थे, उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी। खुद भी जहाज के जहाज भर करके सोना चांदी भेजा करते थे मक्का और मदीना, और खास करके 2 जहाज, जो सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था, उसको आरक्षित कर दिया था हज यात्रा के लिए। यह जहाज केवल हज यात्रा के लिए ही जाएगा और उसमें कुछ काम नहीं होगा। इस तरह से मुगलों ने भले ही हज की यात्रा ना की हो, मक्का मदीना की यात्रा नहीं की हो, लेकिन उन्होंने मक्का मदीना को बहुत अधिक सहायता दी और भारत के लोगों को हज यात्रा पर जाने के लिए प्रोत्साहन दिया। कुल मिलाकर के अगर यह निष्कर्ष प्राप्त करते हैं इतिहास में कि मुगल क्यों नहीं जाते थे, तो उसके तो बहुत सारे कारण हैं। केवल एक कारण नहीं हो सकता है कि वह ओटोमन साम्राज्य के अधीन था और इसलिए मुगल वहां जाना नहीं चाहते थे। हाँ, एक कारण यह भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे अन्य व्यवहारिक कारण भी थे जिसकी वजह से मुगल वहां जाने से परहेज करते थे। आशा करता हूं कि इंफॉर्मेशन ठीक लगा होगा। मैं फिर मिलता हूं 10 मिनट शो में एक दूसरे सेशन के साथ। धन्यवाद।